Hello 10th standard, welcome back to the crystal concept and this is Shubham and today we are going to start 10th standard के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि ऐसे क्या करें कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को दिल से फॉलो करते हैं और जिनको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट से सच में उम्मीद रहती है कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है यहाँ से। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने लेके आ चुका हूँ 2024 के लिए जो 10th एसएससी के लिए यूट्यूब पे अब तक से सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है। जितने भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। मेरा हमेशा फोकस रहता है, बहुत सारे एग्जाम जैसे आते हैं स्टूडेंट वीडियो की तरफ भागते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जहां से हम फटाफट एग्जाम पास कर ले, बट यहाँ पे आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो हम इस सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड 2024 के लिए साइंस के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी मैं हिंट आपको सारे दे दूंगा कि बोर्ड्स में 80 से 90% क्वेश्चंस आप देखने वाले इन वीडियो से आएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की जो आपको एक पूरे पेपर पैटर्न्स में हेल्प करेगी और किस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले उसके लिए हेल्प करेगी और उससे इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगी यहाँ पे इस सीरीज के थ्रू होगी। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला पीवाईक्यूज यू कैन सी हियर दैट एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्यों चेंज होता है। एक बात को समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में कि अगर आप अर्थ को ऑब्जर्व करते हो तो ये अर्थ एक सरफेस है, सरफेस मतलब ऊपर का इलाका, और अगर आप सरफेस से अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पे जी का वैल्यू चेंज होता है। जब भी कोई चीज चेंज होती है वहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं कि जब अगर हम सरफेस से अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ये इस क्वेश्चन से हमें ये बात सीखने मिलने वाली है। शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट आपको समझना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। यहाँ से हमारा कवर हो चुका है कि अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ तक समझा। अब हमारा टारगेट ये है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो समझना, और ऐसा क्यों हो रहा है। हर क्वेश्चन से आपको सीखना बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड्स तो आते जाते रहेंगे, जिंदगी में पढ़ाई अब रुकने वाली नहीं है। आगे आपको 8 से 9 साल और पढ़ना है। तो आपको रुकना है, ठहरना है और हर चीज को समझ के पढ़ना है। भले समय लगे, जो ज्यादा समय लगाते हैं, जो शत्रुओं को ज्यादा धार करते हैं ना वही एंड में जीतते हैं। डायरेक्ट युद्ध में नहीं जाया जाता है, ठीक है। अच्छे से पहला। दूसरा पॉइंट, द वैल्यू आर इन द इक्वेशन। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना, जी का जो फॉर्मूला होता है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो होता है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अंदर जो आर की वैल्यू है, द वैल्यू आर इन दिस इक्वेशन डिक्रीजेस। आप जैसे जैसे अर्थ के सेंटर में जा रहे हो, ये अर्थ है, और जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर में जा रहे हो, मान लो ये सेंटर है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो और यहाँ पे आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, मान लो आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, ये आपका क्या हो गया आर। तो अर्थ के सेंटर के तरफ जाते जाते आपकी आर की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। देखो अभी आर की, पहले आर इतना था, फिर आर आपका कम होते जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आर का वैल्यू डिक्रीज होता है तो जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। आर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू हमें इंक्रीज होते हुए दिखता है, क्योंकि रेशियो में अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ता है। आपको ये बात तो पता ही है ना। उसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या कंफर्म हो गया डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, नहीं, देखना पड़ेगा आगे और समझना पड़ेगा। तो वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूले को देख के ऐसा लगता है कि जी का वैल्यू तो बढ़ना चाहिए, आगे देखना माइंड चेंज हो जाएगा। हाउ एवर द पार्ट ऑफ द अर्थ whose contributed towards the gravitational force felt by the object also decrease। मैं समझा रहा हूं आपको क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के आप सरफेस के ऊपर हो, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर पूरा अर्थ आपको, आपके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है सेंटर के तरफ, ये बात को समझना। बट जब आप इस अर्थ के सेंटर के तरफ चले जाते हो, ये सेंटर है मान लो, तो यहाँ पे आपके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगाने के लिए ये अर्थ छोटा पड़ गया है। बात को समझना। अब जब आप इस पॉइंट पे होंगे तो आपके ऊपर सिर्फ ये वाला जो अर्थ है यही ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला फोर्स, ये वाला अर्थ बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स लगाने वाला जो अर्थ का मास है वो कम हो गया। बात समझ में आ रही है। अर्थ का मास कितना बचा, सिर्फ इतना सा बचा, ये जो अंदर वाला पार्ट है इतना ही मास जो है आपके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगा रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो इफेक्टिव मास था, जो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा था, वो भी कम हो गया। अब न्यूमेरेटर कम होने से जी का वैल्यू कम होगा, आर कम होने से जी का वैल्यू बढ़ रहा था और मास कम होने से जी का वैल्यू कम हो रहा था। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया
कि अगर मास कम होता है तो उसके साथ साथ जी का वैल्यू कम होता है। अब दो चीजों के बीच में झगड़ा है, आर के बीच में और मास के बीच में। आर घटने से जी का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और मास घटने से जी का वैल्यू घटते जा रहा है, और ये दोनों चीजें एक साथ में हो रही है। लेट्स चेक आउट which means that the value of m to be used in the equations also decreases। m का वैल्यू कम हो रहा है। लेट्स चेक आउट एज ए कंबाइंड रिजल्ट, एज अ कंबाइंड रिजल्ट मतलब किसका, आर का और एम का, दोनों का रिजल्ट हमने कंबाइन किया और हमें ये पता चला कि जी का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे मास जो एम है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आर का वैल्यू कम होने से और मास का वैल्यू कम होने से मास का इफेक्ट ज्यादा है कम होने का, दैट्स व्हाई जी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आई होप सो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो जैसे हमने शुरुआत किया था यहाँ पे कि भैया अर्थ के सेंटर में जैसे जैसे जाएंगे जी का वैल्यू चेंज होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो हमें पता चल चुका है कि वो जी का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जी का वैल्यू हो रहा होगा इंक्रीज। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रहा है। बस हर एक चीज को समझना, हर एक पॉइंट को समझना और अच्छे से आंसर राइटिंग लिखते समय हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्यों चेंज होता है। इसी क्या बात है कि ऑब्जेक्ट अगर हमने पोजीशन या जगह चेंज की तो ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, बात को समझते हैं। देखो ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के ऊपर किसी भी एक वजन कांटे को हम रख लेते हैं और वजन कांटे पे किसी वेट को रखेंगे, तो अर्थ के सरफेस पे इसका वेट आया 20 न्यूटन। अगर इसी ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं और वजन कांटे को रख के वापस उसी सेम ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो वेट आया 18 न्यूटन। सेम ऑब्जेक्ट वेट अलग अलग, इसका मतलब पोजीशन बदलते ही वेट बदल जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, मास रिमेन द कांस्टेंट। मास का मतलब आपको समझता है कि ये जो मास था, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इसमें जो मास है, मास मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मास। कितने उसके अंदर एटम्स है, क्वांटिटीज है, उसको मास बोला जाता है। तो इसके मास में कोई फर्क नहीं आ रहा बट उसके वेट में फर्क आ रहा है, ऐसा क्यों होता है। लेट चेक आउट, लेट अंडरस्टैंड दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो सी फर्स्ट पॉइंट, मास जो होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट एज इट्स डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है बिकॉज वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पे। बात समझी। बट लुक एट दिस, however the weight varies मतलब बदलना, weight varies because का स्पेलिंग आप समझ लेना, गलत हो रहा है यहाँ पे, because it's determined by the gravitational force। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डिटरमाइन कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। और हमने अभी एक चीज समझी थी कि जो W इज इक्वल टू mg होता है उसके अंदर g तो क्या होता है, वेरी करता है। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर हम अर्थ के सेंटर के तरफ गए तो भी जी का वैल्यू बदला, जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तभी भी जी का वैल्यू बदलता है और कम हो जाता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जो जी का वैल्यू अगर जहां जहां बदलेगा वेट वहां वहां बदल जाएगा। तो W इज इक्वल टू mg होता है वेट का फॉर्मूला, g चेंजेस W चेंजेस, सिंस वैल्यू ऑफ g चेंजेस प्लेस टू प्लेस द वेट चेंजेस। जी का वैल्यू जगह से जगह बदलते जाएगा, उसके वजह से वेट यहाँ पे क्या होगा, बदलते जाएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बदला तो वेट बदला, और जी का मतलब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के ऊपर कितने एक्सेलरेशन से गिरता है किसी भी सरफेस के ऊपर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंड, लुक एट दिस, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछने पाते हैं, क्या पूछने चाहते हैं। बस बोर्ड्स वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं कि जितने बच्चे समझ जाते हैं वो लिख पाते हैं और जो रट के जाते हैं वो छोड़ देते हैं। क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोन इन द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है रिवॉल्व कर रहा है। राइट द 3 लॉज रिलेटेड टू इट। तो आपको समझ में आएगा कौन से लॉज पूछे हैं, केपलर्स के लॉज यहाँ पे पूछे हैं
और मेरा ये मानना है कि केपलर्स के लॉ तो यहाँ पे जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको सबको केपलर्स के लॉ याद होंगे। याद है कि नहीं, कमेंट में करो कि भैया हमें केपलर्स का लॉ पता है। पहला लॉ है कि वो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के बारे में बताता है कि जिसमें प्लेनेट घूमते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अंडे जैसा। बस समझ में आया। दूसरा, केपलर का सेकंड लॉ बोलता है कि लाइन जॉइनिंग प्लेनेट और सन के बीच में जो लाइन जॉइंड है, वो लाइन जब आगे बढ़ेगी तो एक एरिया कवर होगा। वो जो एरिया कवर होता है, वो एरिया कवर अगर प्लेनेट अभी इस पोजीशन पे है और टाइम टी में यहाँ पे पहुंचा, और वही प्लेनेट कभी न कभी इस पोजीशन पे होगा, टाइम टी में यहाँ पे पहुंचा, तो इन दोनों केस में जो एरिया कवर होता है वो सेम एरिया कवर होता है। तो टाइम सेम तो सेम एरिया, टाइम सेम तो सेम एरिया, वो यहाँ पे केपलर का सेकंड लॉ बोलता है। और थर्ड लॉ ये बोलता है कि जो प्लेनेट को घूमने के लिए, एक पूरा रोटेशन मारने के लिए जो टाइम लगता है, उसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। आर क्यूब मतलब प्लेनेट और सन के बीच की जो दूरी होती है उसके आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज केपलर का थर्ड लॉ। और केपलर का थर्ड लॉ पे ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट वाले पे, तो इसके बारे में आप एक बार जरूर जरूर पढ़ लेना। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द केपलर का थर्ड लॉ, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट। अभी मैंने समझाया आपको, बहुत सारी बातें इस पिक्चर से आपको समझ जाएगी। लुक एट दिस। यहाँ पे एक लड़का है जो एक अर्थ पे खड़ा है और दूसरा एस्ट्रोनॉट बन के हमारे मून पे पहुंच चुका है। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि वेट जो है 784 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, और उसी बच्चे का वजन मून के ऊपर पहुंचने के बाद 130.6 न्यूटन है। हालांकि उसने स्पेस सूट वगैरह सब पहना, उसका वेट बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। वेट देखो 784 से 130.6 न्यूटन में पहुंच चुका है भाई। वेट इतना कम कैसे हो गया? इसका मतलब क्या उसके हाथ पैर काट दिए क्या हमने? नहीं, यहाँ पे उस बंदे का मास देखो 80 केजी फिक्स है। मास अभी भी उस बंदे का 80 केजी है, मतलब मास में कोई फर्क नहीं आया। वो अगर अर्थ से मून और मून से अर्थ ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपको अभी एक इस पिक्चर से इसमें समझ जाएगा, वैल्यू ऑफ जी से। आप अर्थ की जी की वैल्यू देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड, भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एंड मून की देख लो 1.6.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिरेगा ना, तो वो एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड बढ़ेगी। हर सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और मून पे अगर कोई गिरेगा तो उसकी स्पीड हर सेकंड में 1.65 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। ये हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो मून का एक्सेलरेशन अर्थ के मुकाबले बहुत कम है। बट एज वी नो दैट मास इज ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, तो मास नहीं बदलता है। मास बदलता है क्या? इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा अंडरस्टैंड हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, मास और वेट का डिफरेंस शॉर्टकट में मैंने आपके लिए लिख के दिया है, जो आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में याद करने में बहुत मदद करेगा। तो मास के बारे में पहले समझते हैं कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ये सब पीवाईक्यूज है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा देखो, ये मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। ये वेट वाला क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछ चुके हैं, तो दिस इज आल्सो पीवाईक्यू, इसको तो 2-3 से ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो मास क्या है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। और वेट होता है फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, एक फोर्स है जिससे किसी कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ आकर्षित करता है। ये एक तरीके का फोर्स है, ध्यान रखना। दैट्स व्हाई यूनिट न्यूटन होता है वेट का। मास डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वेट प्लेस टू प्लेस चेंजेस होता है, क्योंकि आपको पता है वेट इज इक्वल टू mg होता है, g बदलने से w बदलता है, वी नो दैट। द SI यूनिट इज kg, SI यूनिट इज न्यूटन एंड CGS यूनिट इज ग्राम, CGS यूनिट इज डाइन। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इतने पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज मार्च 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। लुक एट दिस। द मेटल बॉल हैज अ 5 kg फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 490 मीटर। तो यहाँ पे हम सरफेस बना लेते हैं और यहाँ से 490 मीटर के ऊपर एक मेटल की बॉल रख देते हैं, ठीक है ना, जिसका मास है 5 kg। ओके, एंड दिस हाइट इज अबाउट हाउ मच? दिस इज 490 मीटर। ओके, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना समय लगेगा अगर इस मेटल बॉल को यहाँ से हम रिलीज करते हैं तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस में देखो तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में दिया है, हमें डिस्टेंस के बारे में दे रखा है।
तो हमारे पास एक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, आई होप सो आपको सभी को पता होगा, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, बट ए के जगह पे यहाँ पे जी की बात करेंगे क्योंकि हम ग्रेविटी से खेल रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी से कन्वर्ट हो जाता है जी टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात देखो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते समय, जस्ट रिलीज करते समय उसका स्पीड जीरो होता है। जस्ट रिलीज, जैसे मैं इस पेन को छोड़ूंगा, जस्ट इस पॉइंट पे इसका स्पीड कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ दिस बॉल एट हाइट 490 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज इक्वल टू जीरो, तो यू का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, क्वेश्चन में जी का वैल्यू आपको दे रखा है 9.8 एंड टाइम का वैल्यू, टाइम इज हमें फाइंड आउट करना विच इज टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल व्हेन बॉल इज कम फ्रॉम हाइट 490, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 490 का डिस्प्लेसमेंट पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज बिकम 490। क्लियर है? अब सिंपली यहाँ पे सॉल्व देखो, 490 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ पे s को पॉजिटिव लिया, मैंने g को भी यहाँ पे पॉजिटिव लिया, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। सो जो भी चीजें नीचे की तरफ है मैंने उसको पॉजिटिव मान के चला है, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन ऐसा चल रहा है। आप अगर सब चीजों को, ऊपर वाली चीजों को अगर पॉजिटिव मान के चलोगे, तो जितनी भी चीजें नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन उनको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा इक्वेशन में, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज बिकम 4.9, 9.8 का डिवाइड करेंगे 2 से बिकम 4.9, तो 490, और यहाँ पे जो 4.9 इधर मल्टीप्लाई में इक्वेशन के इधर इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, एंड दिस इज बिकम टी का स्क्वायर। ओके, देखो सॉल्व कैसा करते समझना है। अब ये पॉइंट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, और शिफ्ट करने के लिए ऊपर नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 490 इंटू 10, ऊपर भी 10 से और नीचे 4.9 इंटू 10, नीचे भी 10 से, दिस इज बिकम टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4900 अपॉन 49 इंटू टी का स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट 49 से 49 कट, तो ऊपर 100 बचेगा और सामने बच जाएगा टी का स्क्वायर। हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, so this will become t square is become t is become under root of 100, and what is the value of under root of 100, everybody knows that is 10, और टाइम है तो सेकंड हमें लगाना पड़ेगा, 5 के जैसा सेकंड मत लिखना, मेरे जैसा अच्छे से आपको लिखना सेकंड, तो टाइम इज बिकम 10 सेकंड। सो आई होप यू गॉट द आंसर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और किस तरीके से ये काम कर रहा है, इक्वेशन क्वेश्चंस कैसे काम कर रहा है, आपको वो आइडिया भी मिल रहा है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, look at this, an object takes 5 seconds to reach the ground, ऑब्जेक्ट को कम से कम 5 सेकंड रखते ऊपर से नीचे जमीन तक पहुंचने के लिए, फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, 5 मीटर की हाइट से आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लेनेट, जी का वैल्यू उस प्लेनेट पे क्या होगा, जुलाई 2022 मार्क्स, मार्च 2022 3 मार्क्स के लिए पूछा था, तो 2 बार ये क्वेश्चंस को पूछा है, ठीक है ना। तो एन ऑब्जेक्ट इज टेक 5 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी भी प्लेनेट, आई वी डोंट नो द नेम ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के सरफेस तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, टाइम इज टेकन 5 सेकंड एंड दिस डिस्टेंस इज अबाउट 5 मीटर। ओके, और हमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करना है। देखो हमारे पास टाइम दे रखा है और हमारे पास एस मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा, अगेन वी कैन यूज सेम फॉर्मूला, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट को हम जस्ट रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल स्पीड होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज हाफ ऑफ जीटी का स्क्वायर, बिकॉज ये वाला टर्म पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब पुट द वैल्यू, हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो जितनी भी चीजें नीचे की तरफ जा रही है उन इक्वेशन उन वैल्यूज को हमें पॉजिटिव लेना, जैसा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ हो रहा है तो +5 हाफ ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा है, और यहाँ पे आपको जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ जी, तो जस्ट पुट जी हियर, एंड व्हाट इज द टाइम, दैट इज 5 सेकंड, इज बिकम 5 का स्क्वायर। नाउ 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एंड 5 का स्क्वायर इज बिकम 25। नाउ लुक एट दिस, ये 2 है डिवाइड में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज बिकम 5 इंटू 2, और ये 25 इधर है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 25 बिकम जी, तो 5 2 10, 10 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू जी।
क्लियर है? यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आपको 10/5 या 5 से डिवाइड कर दो, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, और 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे यू विल डेफिनेटली गेट 0.4 g. Now understand one thing. What is the value of g? Unit of g. G is nothing but acceleration due to gravity, and we know that the value of acceleration due to gravity on the Earth is about 9.8 meter per second per square. So the value unit will not change. Obviously, na unit is only depend on the physical quantity, and physical quantity is acceleration. So this is also kind of acceleration for other planet. So unit remain the same, that it becomes 0.4 meter per second ka square. But you can see that the acceleration of this planet is about 0.4 meter per second का square only, and acceleration due to gravity of earth is about 9.8 meter per second का square. So कोई भी चीज अगर इस planet पे गिरेगी तो बहुत स्लो गिरेगी, बट अर्थ पे वही चीज बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगी. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. किसी ऑब्जेक्ट को हमने सरफेस से कहां फेंका? ऊपर के तरफ फेंका. वी डोंट नो द इनिशियल वेलोसिटी, कितने स्पीड से फेंका. रिचेस द 5 मीटर हाइट. कितने हाइट तक पहुंच चुका है ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से? टोटल जहां से हमने फेंका और जहां तक ये पहुंचा, टोटल 500 मीटर की हाइट तक पहुंचा ये. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? दैट यू हैव टू फाइंड द u. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u जो आपको फाइंड करना है, एंड g का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का. सो लेट्स फाइंड फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी एंड फिर चेक करते हैं कि आगे क्या फाइंड करने बोला है. तो हम यहाँ पे टारगेट रख के चल रहे हैं कि हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी. नाउ यू सी दैट यहाँ पे आपको टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया है, और हमारे पास 3 काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है. उनमें तीसरा जो इक्वेशन होता है जिसमें टाइम के बारे में कुछ लिखा नहीं होता है, और वो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 into a into s, where a is the acceleration which is replaced by g. उसको हम g से रिप्लेस करेंगे. नाउ सी दैट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उसका स्पीड 0 हो जाएगा. कहने से दैट जो टॉप पॉइंट है वो फाइनल स्पीड है हमारे लिए, क्योंकि 500 मीटर तो कवर हो चुका है ना. तो टॉप पॉइंट की स्पीड बिकम v, एंड v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे v का वैल्यू 0 लिखेंगे. What is the value of u? We don't know. We have to find initial speed. U is the initial speed of object. Now look at this 2. What is the acceleration of Earth? Look at this. This is the 10. Now understand one thing. When you putting the value, अब देखो हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो भी ऊपर की तरफ जाने वाली चीजें होगी उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और नीचे की तरफ जो भी चीजें होगी उनको हमें निगेटिव पुट करना है. और आपको पता है किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है. हम जहां कहाँ रहे? नीचे से ऊपर की तरफ. तो हमने माना कि ऊपर की तरफ वाली सारी चीजों को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाली चीजों को हम निगेटिव लेंगे. तो यहाँ पे जी तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो हमें उसको 10 ना लेके -10 लेना पड़ेगा. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. बात समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 500 मीटर. किसके तरफ? ऊपर की तरफ. ऑब्वियसली जा रहे ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव लेना है. तो वो 500 को आपको पॉजिटिव लेके चलना है. ये समझना अच्छे से. Now multiply everything. 500 into 2 1000, 1000 into 10 10,000. तो माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा. दिस इज u स्क्वायर माइनस ऑफ 10,000 और इक्वल टुगेदर 0. Now bring this 10,000 here, from left side of equal to, it's become 10,000 which is equals to u का square. Now what we have to do? We have to take square root now, and the value of u is become 100 meter per second. Why I put meter per second? Because it is the unit of speed. मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? स्पीड का. तो u का वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड. ओके, नेक्स्ट. आगे इस क्वेश्चन में और भी कुछ फाइंड करना है. हाउ लॉन्ग विल इट ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ? कितना समय लगेगा कि जब ऑब्जेक्ट को आपके ऊपर फेंका है तो ऊपर जाके वापस वो अर्थ तक पहुंचेगा, उसके लिए पूरा टोटल समय कितना लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना. एक बात को समझना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो और फिर वो नीचे आता है, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए भी लगता है. तो मान लो ऊपर जाने के लिए टाइम t1 लगा, नीचे आने के लिए टाइम t2 लगा. तो अगर मैं t1 प्लस t2 करूंगा तो आई विल गेट द टोटल टाइम. जब मैंने अर्थ से ऑब्जेक्ट को फेंका और वापस आया तो उसको टोटल टाइम लग रहा होगा t1 प्लस t2. t1 ऊपर जाने के लिए, t2 नीचे आने के लिए. बट ये बात भी ध्यान रखना, t1 और t2 दोनों सेम होता है. जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उतना ही टाइम नीचे आने के लिए. Let's find out the time. Okay, now we know the value of first equation, that is v is equals to u plus at. Now जब ये ऑब्जेक्ट नीचे से अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगा. इनिशियल स्पीड अब हमें पता है वो है 100. एक्सेलरेशन हमें पता है -10, और टाइम का वैल्यू हमें नहीं पता t.
यहाँ पे आपको टाइम एक वाला टाइम मिलेगा, नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से नीचे वाला सेम रहेगा, तो हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100, इधर आके -100 हो जाएगा, इधर -10 बचेगा, इधर t बचेगा, माइनस ये माइनस कट, और ये 0 से 0 कट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे t का वैल्यू आ चुका है आपका 10 सेकेंड। बट ये हो गया नीचे से ऊपर जाने का टाइम, ऊपर से नीचे आने का टाइम भी सेम होता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑब्जेक्ट विल टेक टू कम द टू come back to the ground which is equals to 10 plus 10 and it become 20 सेकेंड। ऑब्जेक्ट को 20 सेकेंड लगेगा वापस से अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए। ओके, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, वापस से देखना, ये मार्च 2019 का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ग्रेविटेशन से कम 2 न्यूमेरिकल आते हैं। कम से कम आपको 2 न्यूमेरिकल आएंगे, एक 2 मार्क्स के लिए आएगा और एक 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से क्या प्रैक्टिस करना है? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एंड रेडियस हाफ। यहाँ पे पूछा है कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, बराबर ना। ये कब होता है? जब हमारे अर्थ का जो मास होता है वो m होता है और रेडियस जो होता है वो r होता है, ये तब होता है। बट ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे g का, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा जब अर्थ का जो मास है, एग्जिस्टिंग मास है, उससे अर्थ का मास हो जाए डबल, मतलब मास हो जाए 2m, और रेडियस हो जाए हाफ, रेडियस हो जाए हाफ। तो अब मुझे बताओ कि जी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा इनका सवाल है। हम फाइंड कर लेंगे बढ़िया से। लेट्स से कि जी की वैल्यू को हम जी डैश लेके बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? जी डैश। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी इज बिकम जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, नॉर्मल कंडीशन में जब मास एम और रेडियस आर है। बट जब ये वाला मामला बदल जाएगा तो जी का वैल्यू क्या होगा? जी डैश का वैल्यू क्या? मास अभी एम नहीं है, मास अभी क्या है? 2m है, और रेडियस आर नहीं है, रेडियस ये आर का स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस हो जाएगा आर बाई 2 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो जी का वैल्यू क्या हो रहा है? जी डैश इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2gm अपॉन स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और 4 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा 8 ऑफ gm अपॉन आर का स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हमारा जी का तब का वैल्यू है जब हमारा अर्थ नॉर्मल था। ये जी का तब वैल्यू है जब हमने कुछ चेंजेस किए। तो कैन यू से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर? वो तो जी है ना अभी भी, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो 8 टाइम्स ऑफ जी। तो ये हमारा पुराना जी का वैल्यू था और ये हमारा नए जी का वैल्यू है। तो हम बोलेंगे कि जो नया जी होगा आफ्टर चेंजेस, सम लिटिल बिट चेंजेस करने के बाद अर्थ के अंदर, वो हो जाएगा ओरिजिनल जी के 8 गुना, दैट इज 8 टाइम्स ऑफ जी। तो जी डैश का वैल्यू कितना होगा? 8 टाइम्स ऑफ जी, दैट इज 8 इंटू 9.8 नॉर्मली होता है। तो आप कमेंट में बता देना मल्टीप्लाई करके कि नया जी डैश कितना आया। मल्टीप्लाई करने आता है आप सभी को? आई होप सो ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। नया वीडियो होने वाला है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। बट ये वीडियो जैसे मैं लॉन्च करूंगा कम से कम 100 लाइक आने चाहिए, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। बट स्टिल ओके, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो ना तो इसका आंसर जरूर बताना मुझे। अगर आप इसका आंसर बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा वीडियो के एंड तक पहुंचे हो। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। बोर्ड्स एग्जाम पे ध्यान मत देना, जो अभी आप आज जो डेट है, इट माइट बी जो वीडियो अपलोड करने की डेट होगी 26 तारीख या 27 तारीख होगी, आज 27 तारीख है, तब से जब तक आपका बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, ये जर्नी को एंजॉय करना। देखो लाइफ में भी आपको 10 से 12 साल पढ़ना है यार, आप डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेते हो आगे जाके, डॉक्टर, इंजीनियरिंग एंड दो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो इस लाइफ को एंजॉय करना, इस बोर्ड्स के प्रिपरेशन को एंजॉय करना। ठीक है, दोस्तों के ग्रुप स्टडीज करना, थोड़ी बहुत खुद के दिमाग से करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट रखना। और जब भी आप पढ़ रहे हो ना, आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, हाँ वो करना ही, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो करना है। बट आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आई एम लर्निंग समथिंग। व्हाट माइंडसेट शुड बी? आई एम लर्निंग समथिंग, मैं कुछ सीख रहा हूँ, इसके लिए मैं बैठा हूँ किताब लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आपको। थैंक यू।